नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सारे देश के सामने एक ही सवाल है, बड़ा सवाल है, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। आज जितने लोगों ने मुझसे बात की, सबने एक ही सवाल पूछा, पाकिस्तान ने हमारे 2 सैनिकों के सिर काट दिए, क्या हम पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे, क्या बदला नहीं लेंगे। इस सवाल का जवाब आज आर्मी ने दिया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने कहा कि बदला लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। तारीख भी हम तय करेंगे, वक्त भी हम तय करेंगे और जगह भी हम ही तय करेंगे। ये सिर्फ ये दर्शाते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। ये ऐसे एक कंडेमनेबल एक्ट है। इसके बारे में जितना हम कंडेम करें उतना कम रहेगा और हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं और बताने से ज्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। पाकिस्तान भी जानता है कि हिंदुस्तानी फौज खामोश नहीं बैठेगी, इसलिए पाकिस्तान ने आज रंग बदला। पाकिस्तान की आर्मी ने फिर सफेद झूठ बोला। पहले हमारे जवानों के पीठ पीछे से हमला किया और अब पाकिस्तान की आर्मी ने कहा उसने तो कुछ नहीं किया। आज भारत के वाइस आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। उन्होंने कहा यह काम पाकिस्तान ने ही किया है, हमारे पास इसके सबूत हैं और पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा। ये कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ना ही वो जस्टिफाई कर पाएंगे। उन्होंने खुद आज कहा है कि उनके फोर्सेस ने नहीं किया है। उनके फोर्सेस नहीं किया तो किसने किया है? उनके पोस्ट ने उनको सपोर्ट किया है। उनके लोग एलसी पार करके हमारे इलाके में आए हैं और ये कार्रवाई किया है। उनके मीडिया में उन्होंने खुद डिसोन किया है कि उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने नहीं किया तो किसने किया होगा? उन्होंने ही किया है। उनको इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र आर्मी के वाइस चीफ हैं। वो फिलहाल इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, लेकिन उनकी बात से एक साफ है कि एक्शन तो होगा और देश का हर नागरिक यही चाहता है। सबके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। देश के जवानों के सीने में बदले की आग धधक रही है। आपको परमवीर चक्र से सम्मानित जांबाज योगेंद्र सिंह यादव की बात सुनाते हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव वो शूरवीर हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर दुश्मनों के 3 बंकर्स पर अकेले कब्जा किया था। गोलियां लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की मशीन गन यूनिट का सफाया कर दिया था। आज योगेंद्र यादव ने कहा कि आर्मी के जवान अपने भाई की शहादत का बदला जरूर लेंगे। ये कायरता की निशानी है, ठीक है। अगर उसको उसके जो सैनिकों के अंदर दम है तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सामने आए सैनिक के, उसको जो है ना नजरें नहीं मिला सकता वो हमारे सैनिकों के साथ में, तो पीछे से कार्रवाई जो मानवता के बरखिलाफ की कार्रवाई पाकिस्तान के सैनिक कर सकते हैं, हिंदुस्तान का सैनिक नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का जो सैनिक है उसका जो अगर वो शहीद हो गया, उसका भाई, हर एक सैनिक भाई है और उसका भाई का बदला भाई जरूर लेता है और हम लेते हैं। एक और परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार की बात आपको सुनवाता हूं। राइफलमैन संजय कुमार ने कहा कि हिंदुस्तानी फौजी कभी इस तरह की नीच हरकत नहीं कर सकते। जब उनसे पूछा गया अब आर्मी क्या करेगी तो उनका जवाब था ये दिल मांगे मोर। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत है। नहीं, हमने ऐसा आज तक नहीं किया। चाहे कोई भी लड़ाई रही पीछे की, चाहे 62, 65 या 71 या 99, जो भी आज तक हमारे देश ने लड़ाई लड़ी, हमारे अभी तक कोई ऐसा नहीं था कि हमने किसी दूसरे के सैनिकों के साथ इस तरीके की कार्रवाई की है। लेकिन हमारे सैनिकों के साथ पक्का हुआ है, कारगिल ऑपरेशन के दौरान भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। जो पाकिस्तान की बर्बरता रही है उसका जवाब क्या होना चाहिए? ये दिल मांगे मोर। ये भावना है परमवीर चक्र विजेता की। हमने आर्मी के वाइस चीफ की भी बात सुनी। इसके बाद मैंने अपने संवाददाता मनीष प्रसाद से पूछा उनके पास क्या अपडेट है। मनीष प्रसाद दिन भर आर्मी हेडक्वार्टर में हो रहे हलचल पर नजर रखे हुए थे। आर्मी के टॉप अफसरों से उन्होंने बात की, उनके लगातार संपर्क में थे। मनीष का कहना है कि हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ ने लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट मेजर जनरल साहिर मिर्जा को चेतावनी दी। भारत ने पाकिस्तान को कहा कि POK में चल रहे बॉर्डर एक्शन टीम BAT की सही लोकेशन की पूरी जानकारी इंडियन आर्मी के पास है। पाकिस्तान को यह भी बता दिया गया कि POK में इस वक्त BAT के 4 कैंप चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के साथ
आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है। इन्हीं कैंप में से पाकिस्तानी आर्मी के जवान और आतंकवादी कल भारत की सीमा में घुसे थे, LOC पार करके आए थे और हमारे जवानों का सिर काट कर ले गए। अगर पाकिस्तान अपने BAT कैंप को बंद नहीं करता तो फिर पाकिस्तान को वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा देश की जनता चाहती है। भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने आज दोपहर में पाकिस्तानी आर्मी के काउंटरपार्ट DGMO मेजर जनरल SS मिर्जा को कॉल किया। दो टूक शब्दों में उन्होंने 3 अहम बातें बोली। पहली बात, पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय सेना के जवानों के पार्थिव शव को शत विक्षत यानी म्यूटिलेट किया। दूसरी बड़ी बात उन्होंने इसमें कही कि बॉर्डर एक्शन टीम को जब वो दहशतगर्दी फैला रही थी, घुसपैठ कर चुकी थी, तो पाकिस्तानी आर्मी का पूरा सपोर्ट था और वो भारतीय पोस्टों पर फायर कर रहे थे। तीसरी बड़ी बात कि इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसी कई लोकेशंस हैं जहां पर बॉर्डर एक्शन टीम के ट्रेनिंग कैंप हैं। आर्मी सोर्सेज के मुताबिक बॉर्डर एक्शन टीम के करीबन 3 से 4 कैंप पूरे LOC में अलग अलग जगह पर हैं। ये शुरुआत नौशेरा से लेकर गुरेज तक के इलाकों की है। हर बॉर्डर एक्शन टीम के ट्रेनिंग कैंप में 30 से 40 SSG के पाकिस्तानी आर्मी के जवान मौजूद हैं, उनके साथ टेररिस्ट भी हैं। यहाँ पर उनको मैप रीडिंग, टेक्टिकल ट्रेनिंग, वेपन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात को भी साफ तौर पे कहा कि ये कायराना हरकत है, ये अमानवीय हरकत है, इसका खंडन करना चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि इसका प्रॉपर रिस्पांस दिया जाएगा। और वाकई में ये बात हर क्वार्टर से आ रही कि प्रॉपर रिस्पांस दिया जाएगा। टाइम हम तय करेंगे, जगह हम तय करेंगे, तारीख हम तय करेंगे। और आपको एक और बात बताता हूँ कि हमारे 2 जवान जो शहीद हुए सरहद पे, उनमें से एक BSF का जवान भी था। आज BSF ने पाकिस्तान आर्मी की BAT यूनिट को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी की BAT यूनिट में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर जैसे आतंकी संगठन के आतंकवादी शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। BAT और मुजाहिदीन ने मिलकर जवानों पर हमला किया। आर्मी और BSF की ज्वाइंट टीम वहाँ पर डिप्लॉयड है फॉर बाउंड्री प्रोटेक्शन। और वहाँ पे कल जब ये 1-9 की नफरी रेगुलर लाइन मेंटेनेंस के लिए जा रही थी, तो उस समय उनके 2 FDL अपोजिट साइड से पाकिस्तान की तरफ से और 2 एम्बुश जो उन्होंने लगा रखे थे, चारों ने साइमल्टेनियस फायर शुरू किया। और जो बाकी हमारे जवान थे वो उसमें इंगेज थे। और इसी फायरिंग के बीच में जो बैट एक्शन होता है, बैट एक्शन का मतलब है कि जो टिपिकली इट कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी एंड मुजाहिदीन्स और दे ट्रेन मिलिटेंट्स, तो उन दोनों ने इस फायर पावर का जो उनकी तरफ से आ रहे थे 2 FDL और 2 एम्बुश के, उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 2 जवानों को म्यूटिलेट किया, उनकी बॉडी को। BSF ने डिटेल्स बताई क्या हुआ, कैसे हुआ। KN चौबे ADG हैं BSF के, उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जवानों पर हमला पाकिस्तान आर्मी चीफ के फॉरवर्ड लोकेशन के दौरे के ठीक बात हुआ। ये नोट करने की बात है। और इसके बाद कहने सुनने के लिए क्या बचता है? This incident has come after the visit of Army Chief, Pakistan Army Chief to the frontier area. Do you think there is a connection between? I'll not like to comment on that, but yes, there is no doubt. I'll not like to comment formally on this, but yes, there is. Everybody knows that this incident has taken place immediately after the visit of the Army Chief. अब तक जिन लोगों की बात आपने सुनी वो आर्मी के अफसर हैं, जाबाज हैं। उनकी आंख में आंसू नहीं है लेकिन दिल में आग है। लेकिन जब आप शहीद जवानों के परिवार वालों का हाल देखेंगे, उनके बच्चों की बात सुनेंगे तो कलेजा फट जाएगा। शहीद के परिवार वाले शहादत पर रो नहीं रहे। इन परिवारों को अपने शहीद बेटे पर, शहीद पिता पर, शहीद पति पर फख्र है, गर्व है, लेकिन आंख में गुस्से के आंसू। सब एक ही बात कहते हैं, पाकिस्तान से बदला। आज पंजाब के तरन तारण में शहीद परमजीत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी शव यात्रा के लिए पूरा गांव उमड़ आया। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के अंतिम दर्शन के लिए पूरा शहर गांव में पहुंच गया। शहीद के लिए नारेबाजी की। हेड कांस्टेबल प्रेम सागर BSF की 200वीं बटालियन में तैनात थे। पाकिस्तान ने उनके शव के साथ बर्बरता की, उनका सिर काट कर ले गए।
बीएसएफ के शहीद प्रेम सागर की बेटी ने कहा कि पाकिस्तान को बख्शना नहीं है, एक के बदले 1000 सिर चाहिए। हमें पापा चाहिए, हमें पापा के जान के बदले 1000 जान लेंगे, हमें बदला चाहिए, हमें पापा चाहिए, जैसी दर्द भरी तस्वीर यूपी के देवरिया से आई, वैसी आक्रोश भरी तस्वीर आज पंजाब के तरनतारण से आई। पूरा गांव, शहर शहीद परमजीत सिंह शव यात्रा में शामिल हुआ। सैकड़ों लोगों ने शहीद को नम आंखों से विदा किया। पिता की चिता देखकर बेटा बस यही कह पाया कि अब बदला चाहिए, सिर के बदले सिर चाहिए। मुझे पापा की शहीदी पर मुझे मान है और दुख भी है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा को उन्होंने सिर लिया है और मैं उनका 100 सिर लेकर आओ, उनके भी सिर लेकर आओ और मुंह तोड़ जवाब दो। शहीदों के परिवार वालों में एक साधु सन्यासी की आवाज मिली। शांति की बात करने वाले साधु सन्यासी ने आज पाकिस्तान की हरकत से नाराज होकर कहा कि एक के बदले 100 सिर काटने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सब कहा स्वामी रामदेव ने। प्रधानमंत्री जी को, हमारे सेनाध्यक्ष को और इस समर्थ भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह तोड़ देना चाहिए। मैं एक योगी और सन्यासी हूँ, मैं हिंसा का उपासक हूँ, लेकिन कोई हिंसा करता है और बार बार उस हिंसा को दोहराता है तो एक के बदले हमको यदि 10 या 100 शीश काटने चाहिए तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी नहीं। 125 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी के साथ में है। जो भी निर्णय मोदी जी लेंगे उसके लिए हिंदुस्तान तैयार है। स्वामी रामदेव ने जो कहा, शहीदों के बच्चों ने जो कहा, उसे सुनकर वाकई में आंख में आंसू आ जाते हैं, दिल रोता है। लेकिन ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। युद्ध के फैसले लेते वक्त, युद्ध के मैदान की रणनीति बनाते वक्त भावनाओं पर, आंसू पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि भावनाओं का, आंसू का कोई स्थान नहीं होता। ये हमें कमजोर करते हैं। वक्त तो आज खुद को मजबूत करने का है, दुश्मन को सबक सिखाने का है। पूरे देश में गुस्सा है, सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, उससे देश की भावनाएं सामने आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब जानते हैं। दर्द उन्हें भी होगा, नाराजगी उन्हें भी होगी, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला, उसकी रणनीति का ऐलान प्रधानमंत्री कैमरे पर नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को नहीं बता सकते। मुझे तो अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। वक्त, जैसा डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा, हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे, तारीख भी हम तय करेंगे। अब राजनीति की कुछ खबरों की बात करते हैं। आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हाल बता देते हैं। हाल तो असल में बेहाल है। कल आज की बात में मैंने आपसे कहा था कि कुमार विश्वास को पार्टी से निकालने की मांग करने वाला एमएलए अमानतुल्लाह सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे खेल केजरीवाल का है। आज भरे गले से लगभग यही बात कुमार विश्वास ने कही। बहुत दिन के बाद कुमार विश्वास कैमरों के सामने आए। आंखें छलक रही थी, गला भरा हुआ था, दिल में दर्द था। उन्होंने जिसे दोस्त समझा था, जिसके लिए दिन रात एक किया, झंडे उठाए, बैनर लगाए, कविता पाठ किया, भाषण दिए, उसी ने धोखा दे दिया। इसके बाद भी कुमार विश्वास ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन बातों बातों में काफी कुछ कह दिया। आज से 6-7 साल पहले
इसी घर में जहां आप आज हैं, हम 3 मित्रों ने, अरविंद ने, मैंने और मनीष ने एक भ्रष्टाचारी आंदोलन के बारे में सपना देखा था जो हम रामलीला मैदान तक लेकर गए। अभी 3-4 दिन पहले एक चुनाव से पहले आए हुए लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी लोजपा से आए हुए एक विधायक ने मेरे बारे में कहा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। मुझे लगा कि अगर यही बात उसने मेरे मित्र अरविंद के बारे में या मनीष के बारे में कही होती तो वो 10 मिनट में पार्टी में बाहर निकाल दिया जाता, उस पर कार्रवाई होती। आ रही है लेकिन उसने जब कल भी दोबारा ये बात कही तो मुझे समझ में आ गया। इस बीच में मेरी बात हुई, संजय आए, मनीष आए, अरविंद से बात हुई। मुझे लगा कि ये निकाल दिया जाएगा। कोई अगर ऐसी बात अरविंद के बारे में बोल दे तो हम सहन नहीं करेंगे, मनीष के बारे में बोल दे तो पूरी पार्टी सहन नहीं करेगी। विधायक कह रहे थे जी बिल्कुल निकलना चाहिए, कार्यकर्ता कह रहे थे, पर कल जब उसने दोबारा बोला तब मुझे लगा कि ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में से आया हुआ पहली बार का विधायक नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे से कोई और बोल रहा है। और तब मुझे याद आया कि लगातार 6 हार के बाद इस पवित्र आंदोलन के पेड़ में जो घुन लगी थी, जो कोटरी लगी थी, जिसके टिकट वितरण की वजह से, जिसके बयान दिलवाने की वजह से, जो सवाल मैंने उठाए थे अपने इंटरव्यूज़ में, उनकी वजह से हमारी पार्टी हारी, हमारा कार्यकर्ता का मनोबल क्षीण हुआ, हमारा कार्यकर्ता उपेक्षित हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने सही जगह हाथ रख दिया है। कुमार विश्वास कवि हैं, भावुक हो जाते हैं, आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे, गला साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत के साथ ये बात ज़रूर कही कि पद के लालच में केजरीवाल उन कार्यकर्ताओं को भूल गए जो अपनी नौकरी छोड़कर, घर बार छोड़कर देश बदलने निकले थे। मैं 10 बार कह चुका हूं, परसों मैंने मनीष से कहा, अरविंद से कहा, पार्टी से कहा, आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, जीवन में ना कभी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना पार्टी अध्यक्ष बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना कोई स्वराज आंदोलन ज्वाइन करना है। मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं आया था। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर मैं इस काम के लिए नहीं आया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक दिन में निर्णय ले लूँगा और मसला देश का होगा तो बोलूँगा, सेना का होगा तो बोलूँगा। और ये भी चेतावनी नहीं दे रहा, अनुरोध कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे सड़क पर खड़े हुए कार्यकर्ता, जिसने आपके लिए नौकरी छोड़ी, जिसने चना खा के आपके लिए लड़ा, मैं फिर भी कुमार विश्वास रहूँगा, मुख्यमंत्री फिर भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री फिर भी मनीष रहेंगे, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसको कोई नहीं जानता, जो पोस्टर चिपकाता था, जो आपके लिए लड़ता था, आप उस पर लात मत मारिए। और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भी ये साजिशें नीचे कर रहे हैं, ये बला की साजिशें, ये पैतरे मेरे खिलाफ, रायगा है, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। मैं आज रात सोचूंगा, निर्णय लूँगा और जल्दी आपको बता दूंगा। लेकिन वी द नेशन के लिए, अपने वीडियो के लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। सैनिक के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। आप सोच रहे हैं ये कौन सा वीडियो है जिसके लिए कुमार विश्वास कह रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा? असल में ये वो वीडियो है जो 2 हफ्ते पहले उन्होंने ट्वीट किया था। इसका कैप्शन था वी द नेशन। इस वीडियो में कुमार विश्वास ने कश्मीर में आर्मी जवानों के साथ हो रही बदसलूकी पर तीखा कमेंट किया था, सेना के जवानों का सपोर्ट करने की अपील की थी। ये वीडियो अरविंद केजरीवाल को बुरा लगा। वो इस बात से नाराज हो गए कि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को कोसने के बजाय कुमार विश्वास देशभक्त बनने की बात क्यों कर रहे हैं, आर्मी के जवानों का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसके बाद आपको कुमार विश्वास की बाकी बात भी सुनवाएंगे। एक जैसी सरकार होने के बाद, सारी शक्ति होने के बाद भी हिंदुस्तान के किसी बेटे पर एक लफंगा हाथ कैसे उठा देता है? और क्या हम अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कुमार विश्वास इस वीडियो के लिए माफी मांगे। इस वीडियो में कुमार विश्वास ने अब ऐसी कौन सी बात कही है जिस पर माफी मांगी जाए? केजरीवाल को यह वीडियो खराब क्यों लगा, क्यों नाराज हैं, इससे उनकी पार्टी को क्या नुकसान हो गया, आप ये तो वही जानते हैं। लेकिन कुमार विश्वास ने आज साफ साफ लफ्जों में कहा वो जानते हैं अब केजरीवाल एंड कंपनी उन पर कीचड़ उछालेगी, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। जो सही है वो कहेंगे, चाहे कोई कितना भी नाराज हो। कहा जा रहा है कि मैंने भी बयान दिए और मेरे एक वीडियो से काफ़ी नाराज़गी है, उससे सब नाराज हैं। वी द नेशन, वो मेरा वीडियो जो कश्मीर में हमारे सैनिकों की जाति पर मैंने दिया था, वो कुमार विश्वास की आवाज़ नहीं थी, वो देश के हर नागरिक की आवाज़ थी।
और मैं दो बातें साफ करना देना चाहता हूं। अगर देश की आवाज़, राष्ट्र की आवाज़ आगे लाने के लिए मुझसे पार्टी, संगठन, कोई भी नाराज होगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था, तो मैं आवाज़ बंद नहीं करूंगा, मैं लगातार बोलूंगा। कश्मीर की बात होगी, सैनिक की बात होगी, शहीद की बात होगी, तो मैं बोलूंगा। गलतियां अगर हमसे हुई हैं, हमने खराब मनोबल के समय पर आतंकवाद से लड़ती हुई भारतीय सेना के लिए ऐसा संदेश दिया जिससे गलत मैसेज गया, तो हमें कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये बात किधर की तरफ जा रही है। अब पिछली बार की तरह की चीज़ें होंगी, गंदगी फैलाई जाएगी, चीटे फैलाए जाएंगे, इमेज टैनिश करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं उन सब साजिशकर्ताओं को, इस आंदोलन के शरीर में लगे हुए उन सब घुनों को, दीमकों को, कि मैं आपको करने नहीं दूंगा। कुमार विश्वास काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये योगेंद्र यादव की तरह नहीं है या फिर प्रशांत भूषण की तरह नहीं है। इनके पास पब्लिक सपोर्ट है। जाहिर है केजरीवाल काफ़ी परेशान है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को सामने किया। मनीष सिसोदिया ने फिर वही बदनाम करने की कोशिश शुरू की जिसकी आशंका कुमार विकास ने जाहिर की थी। मनीष सिसोदिया ये कहते हुए सुनाई दिए कि किसी ने कुमार विश्वास से माफ़ी मांगने को कहा ही नहीं। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझे वो बयान देख के बहुत दुख हुआ। उनसे किसी ने किसी भी बात पे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा है। अब कुमार इसको पर्सनल लड़ाई बना रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि ये पार्टी मैंने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कुमार विश्वास ने खड़ी की, 3 लोगों ने खड़ी की। बिल्कुल गलत बात है। ये पार्टी देश में, विदेश में बैठे लाखों भारतीय कार्यकर्ताओं ने खड़ी की है। ये उनकी पार्टी है, ये मेरी पार्टी थोड़ी है। उन्हें पार्टी के जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म में बात रखने के लिए पीएसी में आना चाहिए। कल पीएसी में बुलाया गया था, उनको आए नहीं वो। मैं उनसे मिलने गया था कल, संजय भाई मिलने गए थे परसों, अरविंद जी ने उनसे 3-3 घंटे बैठ के बात की है अपने घर पे। मुझे पता चला कि अब केजरीवाल ने संजय सिंह और आशुतोष को कुमार विश्वास के घर भेजा है। ये दोनों कुमार विश्वास को मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। लेकिन इससे पहले कुमार विश्वास के घर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन केजरीवाल से नाराज हैं। इन लोगों का आरोप है कि कुमार विश्वास के खिलाफ साजिश हो रही है। कुमार विश्वास को बदनाम करने की कोशिश और भी की जाएगी। कुमार विश्वास के साथ पार्टी बहुत गलत कर रही है। जो सच के लिए आवाज उठाता है उसी के लिए आवाज दबा दी जाती है। तो ये हमारे केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि पीएसी में जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ के डिसीजन लिया जाए। जो आदमी कार्यकर्ताओं की बात उठा रहा है मतलब कि वो गलत है, और जो चापलूसी कर रहा है मतलब वो सही है। चापलूसों की वजह से पार्टी की ये हालत हो रखी है। अगर ये चापलूस बाहर कर दिए जाए तो पार्टी और ग्रोथ करे। कुमार विश्वास भाई के साथ पूरा गाजियाबाद, पूरे जिले की सारी टीमें बिल्कुल मजबूत तरीके से हम आंदोलन करेंगे अगर कुमार विश्वास भाई को बाहर नहीं जाना। केजरीवाल दावा तो ये करते हैं कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का पूरा हक है। लेकिन पार्टी का छोटा सा इतिहास गवाह है, जिसने आवाज उठाई उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पहले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाला, फिर पार्टी के लोकपाल जस्टिस संतोष हेगड़े को बाहर किया गया, फिर महाराष्ट्र के सारे नेताओं को निकाल दिया गया। पंजाब में पार्टी के 2 एमपीज को निकाला गया। सुच्चा सिंह का स्टिंग करवाकर उनको पार्टी से बाहर किया गया। अब लगता है कुमार विश्वास का नंबर है। कुमार विश्वास ने असल में वही गलती की है जो पहले निकाले गए नेताओं ने की थी। उन्होंने केजरीवाल को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद कुमार विश्वास भूल गए कि वो अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार विश्वास तो केजरीवाल को नहीं समझा पाए, लेकिन अमित शाह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, केजरीवाल जैसे न बनना, जनता बहुत समझदार है, नेगेटिव पॉलिटिक्स को, नकारात्मक राजनीति को और बहानेबाजी को बर्दाश्त नहीं करती। ये विजय ने देश में कुछ साल से एक नकारात्मक राजनीति का नया अध्याय शुरू हो रहा था, उसको रोकने का काम किया। इस विजय ने देश की राजनीति में परफॉर्मेंस की जगह बहानेबाजी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे थे कुछ लोग, उसको रोकने का काम किया है। और इस विजय ने सब चीजों में कुछ न कुछ अवगुण ढूंढकर अराजकता फैलाने का जो एक नया अध्याय शुरू होता था, उसको भी समाप्त कर देने का काम ये दिल्ली की विजय ने किया। दिल्ली की विजय अनेक सालों तक
नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टियां और नकारात्मक सोच रखने वाले नेताओं के लिए एक सबक बनने वाली है। जनादेश मिलने के बाद परफॉर्मेंस के लिए पुरुषार्थ करने की जगह बहाने बनाने की जो पॉलिटिक्स होती है, इस सोच को भी दिल्ली की विजय समाप्त करने वाली विजय है। इसके बाद अमित शाह ने बहानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, न तो ईवीएम हराती है न जिताती है, हार और जीत का फैसला जनता करती है। अगर केजरीवाल ये बात समझते तो एमसीडी के इलेक्शन में ईवीएम से न जोड़ते। कितनी भी अच्छी रणनीति हो, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, कितने भी अच्छे प्रत्याशी हो, कितना भी अच्छा संगठन हो, अगर बूथ चुनाव नहीं जिताता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने राजी नाराजगी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हुई हो न हुई हो, सब भूल भुलाकर बूथ के कार्यकर्ता ने बहुत अच्छे से काम किया और दिल्ली की जनता को मतपेटी तक पहुंचाने का काम किया। केजरीवाल जी भले इस विजय को ईवीएम के कारण विजय बताए, उनको अगर सच्चा कारण ढूंढना है तो मेरे बूथ अध्यक्ष को जाकर मिल ले, उनको कारण मिल जाएगा। अमित शाह को इस बात का एहसास है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की करारी हार का मतलब क्या है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से कहा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो रिजल्ट होते हैं, इसके जो नतीजे होते हैं, उन्हें कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत की नींव है, अगली सरकार की फाउंडेशन है। हमारे पार्टी के विचार के विरोधी लोग बहुत ताक लगाकर बैठे थे कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ जो पूरे देश के अंदर घूमता है, घूमता घूमता कब दिल्ली में आएगा। उनके मन में एक फौरी आशा थी कि शायद दिल्ली में ये विजय रथ अटक जाएगा। दिल्ली का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, एमसीडी का चुनाव हमारा गंतव्य स्थान नहीं था, हमारा लक्ष्य नहीं था। वो दिल्ली की सरकार बनाने की नींव है, ये समझकर आपने एमसीडी को आगे बढ़ाया। मित्रों, दिल्ली एमसीडी का नया टीम हर क्षण हर पल ये बात को याद रखे कि आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि अगली दिल्ली विधानसभा के विजय की नींव आपके काम से दिल्ली की जनता के बीच में डालनी है। और फिर अमित शाह ने पार्टी की लगातार जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी से कुछ सीखो। मई में 3 साल समाप्त होंगे, आज पीछे मुड़ कर देखते हैं तो हरेक बिंदु को उन्होंने टच किया है। न सिर्फ टच किया है बल्कि उसका समाधान ढूंढने का सफल प्रयास किया है। जो लचर अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी, आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। ये दुनिया भर के आर्थिक पंडित स्वीकार करते हैं। 3 दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री ने 20-20 घंटा काम कर अहर्निश काम कर अपनी पूरी टीम को दौड़ाकर, संगठन को दौड़ाकर मित्रों, देश के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत की है। ये छलांग लगाने का जो स्वभाव है नरेंद्र मोदी का, इसी के कारण आज देश को भी छलांग लगाने का मौका मिला है। मित्रों, मोदी जी चलते नहीं है, दौड़ते नहीं है, एक बड़ी छलांग लगाकर गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इसी तरह से आज हिंदुस्तान दुनिया में बहुत आगे निकल गया है। नेता वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, दूसरों की खूबियों को कॉपी करे। अमित शाह यही करते हैं। इसीलिए उन्होंने यूपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि केजरीवाल मत बन जाना, न केजरीवाल जैसा अहंकार पालना, न केजरीवाल जैसी नेगेटिव राजनीति करना, न केजरीवाल जैसे झूठ बोलना, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। असल में अमित शाह यूपी में बीजेपी के कार्यकारिणी के समापन समारोह में थे। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार लखनऊ गए थे, इसलिए अमित शाह की अगवानी शानदार अंदाज में हुई। एयरपोर्ट पर अमित शाह को रिसीव करने के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। पार्टी के दूसरे नेताओं के अलावा योगी कैबिनेट के कई मंत्री एयरपोर्ट पर थे। इसके बाद अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। मित्रों, योगी सरकार ने बहुत अच्छी शुरुआत की है।
1 महीने के अंदर ही आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव में भाषण करते थे कि सरकार की शपथ होते ही यूपी गुंडे यूपी छोड़ देंगे, मगर आज वो सिद्ध होकर रहा है, कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं। अमित शाह आज पूरे मूड में थे। उन्होंने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी, कहा जीत के खुमार में न डूबे रहना, जितनी बड़ी जीत मिली है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी जीते थे, लेकिन उन्होंने जो किया वो बीजेपी को नहीं करना। विजय 2 प्रकार के भाव का निर्माण करता है। कई बार विजय संतोष के भाव का भी निर्माण करता है और थोड़ा बहुत अहंकार भी निर्मित करता है, और कई बार विजय कर्तव्य बोध का भी निर्माण करता है। 325 सीटें हमें दी है, अब उत्तर प्रदेश की संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ये भाव खड़ा होता है तो कर्तव्य बोध का भाव खड़ा हुआ है, और 325 सीटें जीतने के बाद अगर वैकेशन करने का विचार मन में आता है कि परिवार के साथ 7 दिन जरा घूम ही आए, आबूझा चले जाए, शिमले चले जाए, तो आप समझिएगा कि आलस्य का निर्माण हुआ है। हमारे कार्यकर्ता ने विजय के साथ साथ विनम्र भी बनना पड़ेगा और जवाबदेही भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हम सपा बसपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सत्ता हमारा व्यक्तिगत दबदबा बनाने के लिए नहीं होती है। और इसके बाद अमित शाह ने साफ साफ लफ्जों में समझाया, कहा न गुंडागर्दी करनी है, न जात पात की बात करनी है, यूपी का हाल बदलना है, सबका साथ सबका विकास करना है। मैं मानता हूं मित्रों कि जनता ने हमारी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए मैंडेट नहीं दिया है, पार्टी की या हमारे कार्यकर्ताओं की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए मैंडेट नहीं दिया है। जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता की परिस्थिति बदलने के लिए मैंडेट दिया है। 15 साल के सपा बसपा के कार्यक्रम में एडमिनिस्ट्रेशन नाम के शब्द के चिथड़े उड़ाकर इन्होंने रख दिए थे। हर जगह पे उनके कार्यकर्ता गुंडाई करते हुए दिखाई पड़ते थे, हर जगह पे भ्रष्टाचार था, हर जगह पे सरकारी ग्रांटों का आवंटन जाति और धर्म के आधार पर होता था। आप सोच रहे होंगे कि आज अमित शाह ने यह सब क्यों कहा। असल में नरेंद्र मोदी अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत मेहनत की, जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाकर बड़ी हिम्मत का फैसला किया। इसलिए वो कार्यकर्ताओं को याद दिला रहे हैं कि अहंकार नहीं आ जाए। 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है। अमित शाह जानते हैं अगर कहीं भी गड़बड़ हुई तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए आज ये नसीहत देने की जरूरत पड़ी। आज लखनऊ में पेट्रोल पंप वालों ने सरकार पर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की। मैंने आपको कल दिखाया था कि यूपी में पेट्रोल चोरी करने वाले पेट्रोल पंप के खिलाफ किस तरह एक्शन कर रहे हैं। एक्शन से बचने के लिए पेट्रोल पंप के मालिक कैसे कैसे तरीके अपना रहे हैं, लेकिन कोई फॉर्मूला काम नहीं आया। तो आज पेट्रोल पंप के मालिकों ने नया दाव चला, स्ट्राइक कर दी। लखनऊ के ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो गए। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। पेट्रोल पंप के मालिकों ने सोचा अफरा तफरी मचेगी, लोग परेशान होंगे तो सरकार प्रेशर में आ जाएगी। पेट्रोल पंप पर एक्शन बंद होगा, चोरी चलती रहेगी, लेकिन सरकार ने हाथ जोड़ने के बजाय पेट्रोल पंप वालों के कान उमेट दिए। इसका असर यह हुआ कि पेट्रोल पंप के मालिक लाइन पर आ गए और कुछ ही घंटों में स्ट्राइक खत्म हो गई। सरकार ने कहा कि चोरी और सीनाजोरी ये नहीं चलेगा। चिप लगाकर पेट्रोल चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और पेट्रोल पंप पर जो रेड है वो जारी रहेगी। कानून अपना काम कर रहा है, उसमें हमारी दखल अंदाजी नहीं है। और कोई ये सोचे कि ये सरकार झुकेगी, ये झुकेगी भी नहीं। जो कानून को अपना काम है करना है, और लोगों को ये समझना चाहिए चोरी और सीनाजोरी दोनों साथ नहीं चलती है। ये तो नहीं हो सकता कि चिप पकड़ी गई है और वो लूट चल रही है, तो वो लूट में हम कहेंगे ये चिप लगे रहो, आपको लूटने दें, तो सरकार आंख तो बंद नहीं करेगी। जो गलत है वहां पे कार्रवाई तो होगी। ये तो साफ हो गया है कि पिछली सरकार का टाइम से चल रहा है। कब से चल रहा है ये नहीं कह सकते, मगर एक बात साफ हो गई कि एसटीएफ सोई हुई थी अखिलेश यादव के
जमाने में। और अखिलेश यादव जी, या तो उनको पता था कि ये चिप लगी हुई है, या उनको ये चिंता नहीं थी कि एसटीएफ सोई क्यों है। तो दोनों सूरत में अखिलेश यादव जी को, जनता को जवाब देना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। पेट्रोल पंप मालिकों ने आज जो किया उसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीनाजोरी, और सरकार ने जो किया उसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लुहार की। बेईमानी करने वालों के साथ इसी तरह की सख्ती होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। एक्शन सिर्फ पेट्रोल पंप वालों के खिलाफ हुआ है, लेकिन मैसेज दूसरे बेईमानों को भी साफ साफ मिल गया होगा। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़े फैसले भी किए। कैबिनेट की मीटिंग हुई, ये तय हुआ कि अब यूपी में कोई टेंडर मैन्युअली नहीं होगा। नगर निगम से लेकर बड़े बड़े सरकारी काम ई टेंडरिंग के जरिए दिए जाएंगे। आज कैबिनेट के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं और शासकीय विभाग हैं, उनके अंदर अब ये बाध्य किया जा रहा है कि मैनुअल जो टेंडरिंग का प्रोसेस था वो खत्म होएगा और पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ावा दिया जाएगा, और इसलिए ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था लागू की जाएगी। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं वो उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। केंद्र सरकार पहले ही ई टेंडरिंग का नियम लागू कर चुकी है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद यूपी सरकार ने बताया कि ई टेंडरिंग लागू करने के पीछे सोच क्या है और इससे फायदा क्या होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर और विशेष रूप से मैं कहूंगा सपा सरकार के अंदर एक जो देश भर में एक नाम चला था कॉन्ट्रैक्टिंग का, जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का आज डी एंड हो गया है। आने वाले समय में अब क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होगा। जो नेक्सस कहा जाता था पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस हाउसेस का, वो समाप्त हो गया है। ये देखा गया है कि जहां ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट होता है, उस राज्य या उस प्रदेश, उस देश के अंदर फॉरेन कंपनीज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आना पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ हर रोज जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे यह तो तय है कि योगी यूपी की जमीनी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हैं। उनको सरकारी सिस्टम में घुन कहाँ लगा है, कहाँ गड़बड़ है, ये पूरी तरह पता है। और योगी ये भी जानते हैं कि जनता के हक में डंडी कौन मार रहा है, कैसे मारता है। इसलिए पहले उन्होंने सरकारी बाबू को वक्त पर आने का पाबंद बनाया, फिर बेईमान पेट्रोल पंप वालों के खिलाफ एक्शन किया, किसानों के लोन माफ किए, किसानों की फसल खरीदने के केंद्र खोले, स्कूलों में छुट्टियों को कम किया। मुझे लगता है इन कामों से यूपी के लोगों में योगी के प्रति, उनके वादों के प्रति भरोसा बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा। अब मध्य प्रदेश में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल के बजाय 1 जनवरी से शुरू होगा। शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया कि फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है। अभी तक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नियम बदल गए हैं। अब मध्य प्रदेश का बजट सत्र दिसंबर में होगा। आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि जो मार्च एंडिंग हुआ करती थी वो अब नहीं होगा, ईयर एंड दिसंबर होगा। बजट सत्र जो मार्च में आता था वो अब दिसंबर जनवरी में होगा। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक होता था। ये सिस्टम अंग्रेजों के ज़माने में 150 साल पहले 1867 में लागू किया गया था। कितनी पुरानी बात है। नरेंद्र मोदी पहले ये सजेस्ट कर चुके हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तो होना चाहिए। मोदी के सुझाव को लागू करने पर काम चल रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के इस आइडिया को पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया। आज शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की मीटिंग में एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिली। कैबिनेट मीटिंग में सारे के सारे मंत्री अपना अपना टिफिन घर से लेकर आए थे। मंत्रियों ने एक साथ बैठकर लंच किया, एक दूसरे का टिफिन शेयर किया। शिवराज ने भी मंत्रियों के साथ बैठकर खाना खाया। शिवराज ने कल ही मंत्रियों से कहा था कि वो आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में अपना टिफिन लेकर आएं। 20 मई के बाद शिवराज सिंह चौहान इसी तरह राज्य के हर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ लंच करेंगे। कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे।
थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे आज की अच्छी खबर, एक ऐसा फैसला जिससे किसान को 3 फायदे होंगे। वक्त है आज की अच्छी खबर का। ये खबर किसानों के बारे में है, यूरिया के बारे में है। ये खाद जो बनती और बेची जाती थी किसानों के नाम पर, इस्तेमाल होती थी बाजार में बिकने के लिए। यूरिया की कालाबाजारी होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक आइडिया दिया और उस आइडिया से यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग बंद होने का दावा किया गया। 2 साल पहले यूरिया की नीम कोटिंग को कंपलसरी बना दिया। हमने इसकी जांच की, क्या वाकई में इससे किसानों को फायदा होता है। असल में नीम कोटेड यूरिया में यूरिया के ऊपर नीम की लेप लगा दी जाती है और फायदा ये होता है कि यूरिया खाद का काम करता है और उस पर जो नीम का लेप है वो कीटनाशक का काम करता है। लेकिन नीम कोटेड यूरिया उन लोगों के किसी काम का नहीं रहता जो इसका काम बिजनेस के लिए करते हैं, गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता सौरभ ने कुछ किसानों से मुलाकात की, ये जानने के लिए क्या वाकई में उनको फायदा हुआ है। किसानों का कहना है कि वो 2 साल से नीम कोटिंग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे 15 से 20% तक का उनका प्रॉफिट बढ़ गया है और यूरिया उनको अब बाजार में आसानी से मिल जाता है। इससे ये फायदा होता है सर, एक तो इसकी ब्लीचिंग कम होती है और वेस्ट नहीं जाता, और दूसरा ये होता है जो छोटे मोटे कीट होते हैं नीम की उसकी महक से वो मर जाते हैं, और तीसरा ये फायदा होता है इसको खाद लगाते समय इससे चूरा नहीं उठता नीम कोटेड यूरिया से जी, जो किसान की आंखों में जाता था, और ये नीम कोटेड होने की वजह से किसान की आंखों में नहीं जाता। और इसकी गैस बनती है जो वो कम उठता है जी, मान लो वो 35% बचता था तो ये 60% बचता है। ये तो हमने दूसरी साल लगी जी यूज करते करते, दूसरी साल लगी। एक तो इसमें कीटनाशक कम आती है, सबसे पहला जमींदार ने का मुनाफा है कि कीटनाशक इसमें कम आती है। कीटनाशक दवा नहीं डालनी पड़ती आपको, कम डालनी पड़े। हाँ, खाद भी कम लगा जी, असर थोड़ा लंबे दिन तक रहा है इसका। और अब आपको बताते हैं कि नीम कोटिंग होने से किसानों का प्रॉफिट कैसे बढ़ा। यूरिया पर नीम का लेप होने से, एक लेयर हो जाने से यूरिया धीरे धीरे मिट्टी मिलता है, इससे ज्यादा लंबे वक्त तक यूरिया खेत में रहता है। और दूसरा फायदा यह होता है कि पहले खेतों में छिड़काव के वक्त काफी यूरिया बर्बाद हो जाया करता था, नीम कोटिंग के बाद बर्बादी कम होती है, इससे किसानों का खर्चा कम हुआ है। सरकार का फायदा यह है कि खपत कम होने से यूरिया के इंपोर्ट में कमी आई है। एक और बड़ी बात यह हुई कि पहले यूरिया की कालाबाजारी होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। सब्सिडी वाला यूरिया केमिकल फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता था, अब इस पर पूरी तरह से लगाम लग गई है और हजारों करोड़ रुपए की सरकार की सब्सिडी बच गई है। मोदी ने इस योजना का खूब प्रचार किया, किसानों को यूरिया की नीम कोटिंग के कई फायदे गिनाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी कैसे यूरिया की नीम की कोटिंग के फायदे गिनवाते हैं। यूरिया कारखाने से निकलता था, किसान के खेत में नहीं जाता था, वो केमिकल की फैक्ट्री में चोरी होकर के चला जाता। बिल को किसान के नाम छोड़ता था और मजबूरन किसान को ब्लैक में, काले बाजारी में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने उपाय खोज के निकाला, हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। जहां जहां यूरिया की फैक्ट्री थी उसके अगल बगल के 50-100 गांवों को कहा कि आपके यहां जो नीम के पेड़ है, उन नीम के पेड़ की जो फली निकलती है वो जरा इकट्ठी करो, हम खरीदने के लिए तैयार है। गांव के गरीब लोगों को रोजगार मिल गया, उन नीम के पेड़ की फली इकट्ठी करने लगे। सरकार ने उसका तेल निकाला और उस तेल को यूरिया के साथ मिक्स कर दिया। एक और बड़ी बात यह है कि जो दूध के कारोबारी हैं वो सिंथेटिक दूध बनाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते थे। जब से नीम कोटिंग लगी है, सिंथेटिक दूध में यूरिया का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया है। यूरिया को लोगों ने दूध में मिला दिया उसको गाढ़ा करने के लिए, किसी और चीज़ में लगा दिया उसको, तो इस तरह से उसका जो मिसयूज हो रहा था और एक तरफ किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकला कि नीम कोटेड यूरिया। ये कुछ लोगों का एडवाइस था, लेकिन मोदी जी इस बात को शुरू से ही, आपने देखा होगा 2-3 साल से हर जगह इस बात को बताते रहे किसानों के मेले में। तो इसका जैसे नीम कोटेड यूरिया यूज़ किया तो उससे क्या हो गया कि वो यूरिया दूध में आप डाल नहीं सकते, उसका टेस्ट बदल जाएगा, कड़वा हो जाएगा।
इसी तरह से उसका होने का मतलब ये है कि उसका मिसयूज अब बंद हो गया। नरेंद्र मोदी का जो आइडिया था वो कितना अच्छा था, तारीफ के काबिल है, क्योंकि ये साबित करता है कि छोटा सा आइडिया किस तरह से गेम चेंजर हो सकता है। कल केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता आज ही पहुंच गए हैं और थोड़ी देर आपको दिखाएंगे कि केदारनाथ की तस्वीर आज कैसी है। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर, कल सुबह केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर केदारनाथ में जबरदस्त उत्साह है, सुरक्षा की तैयारी भी है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तैयारियों का जायजा लिया। इंडिया टीवी के संवाददाता पंकज भार्गव आज ही केदारनाथ पहुंच गए। कैसी है केदारनाथ में तैयारियां, कैसा दिखता है केदारनाथ का धाम, पंकज की रिपोर्ट। केदारनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष पूजा अर्चना कराने की जिम्मेदारी तीर्थ पुरोहित प्रवीण तिवारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां विशेष पूजा करेंगे, रुद्राभिषेक पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहां महारुद्र तैयारियां की गई हैं और अगर वेदर, चूंकि मौसम यहां पर अक्सर बदलता है, वो अगर पैक हो जाता है, वो खराब होता है, तो प्रधानमंत्री के कुछ देर यहां रुकने का पूरा माकूल इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरिद्वार में स्वामी रामदेव के आश्रम में भी जाएंगे। यहां नरेंद्र मोदी देश के पहले आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे।